नमस्कार बच्चों, मैं नेहा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में और कुछ गुणों का हम लोगों ने अध्ययन किया। और देखिए, इन डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ अन्य गुणों का हम आज अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आज हम बात करेंगे M2+M मानक इलेक्ट्रोड विभवों की प्रवृत्तियां। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि कोई धातु है, M का मतलब है कोई धातु, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संक्रमण धातुओं की, यानी डी ब्लॉक के तत्वों की। यानी डी ब्लॉक के तत्वों में से जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो ये बदल जाता है M2+ में, यानी ये आयन बन जाता है M2+। ठीक है, तो हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं M2+/M, यानी धातु से जो M2+ जो आयन बनता है उनके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभवों की प्रवृत्ति के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव की क्या प्रवृत्ति होती है। देखिए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान निम्नलिखित है। देखिए बच्चों, नीचे यहाँ पे एक सारणी दी गई है, ध्यान से देखिए, एक सारणी दी गई है और इस सारणी में संक्रमण तत्वों के, देखिए ध्यान दीजिए, इस सारणी में संक्रमण तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें दिए गए हैं। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ऊपर तो है तत्व और नीचे इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव है वोल्ट में। ठीक है, देखिए टाइटेनियम के लिए क्या मान होता है, -1.63 वोल्ट। ठीक है, वेनेडियम के लिए क्या होता है, -1.18 वोल्ट। इसी तरीके से देखिए, अगर हम क्रोमियम की बात करें, देखिए क्रोमियम के लिए होता है -0.90 वोल्ट, मैग्नीज के लिए होता है -1.18 वोल्ट, आयरन के लिए होता है -0.44 वोल्ट। ठीक है, कोबाल्ट के लिए होता है -0.28 वोल्ट, निकिल के लिए होता है -0.25 और देखिए कॉपर के लिए होता है 0.34। देखिए बच्चों, कॉपर के लिए प्लस में होता है और जिंक के लिए होता है -0.76। तो देखिए, ये हमें दिए गए हैं इलेक्ट्रोड विभवों के मान। ठीक है, और कौन से इलेक्ट्रोड विभव है, जब धातु यानी संक्रमण धातु में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और M2+, ये जो धनायन M2+ जो ये आयन है ये बनता है, तो इसके लिए जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं उनके हमें मान दिए गए हैं। और देखिए, इस सारणी को आप ध्यान से देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते जा रहे हैं, कम ऋणात्मक होते जा रहे हैं। यानी ऋणात्मक में तो है लेकिन क्या होते जा रहे हैं, कम ऋणात्मक होते जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, इस सारणी को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, इस सारणी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम इधर से इधर जा रहे हैं, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और फिर हम जिंक की तरफ जा रहे हैं, तो जो इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव है, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं उनके मान कम ऋणात्मक होते जा रहे हैं। और कॉपर के लिए देखिए, कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड विभव कैसा होता है, धनात्मक होता है, यानी ये होता है 0.34। ठीक है, तो ये क्या थी, ये इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव थे। चलें आगे, चलिए। अब देखिए, इन मानों से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अब देखिए बच्चों, जो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोड विभव के मान देखे हैं उनसे हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो देखिए समझने की कोशिश कीजिए। पहला देखिए, कॉपर के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है। तो देखिए भाई, कॉपर के लिए जो E0 है, देखिए बच्चों, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो कॉपर के लिए कैसा होता है, धनात्मक। और देखिए, हम लोगों ने अभी देखा भी तो था कि कॉपर के लिए क्या मान होता है, धनात्मक मान होता है। क्लियर है, आगे देखिए। अतः इसकी क्रियाशीलता कम होती है, यानी इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है। इसलिए यह तनु HCl व तनु H2SO4 से क्रिया नहीं करता तथा H2 गैस मुक्त नहीं होती है। क्लियर है, आगे देखिए। लेकिन नाइट्रिक अम्ल एवं गर्म सांद्र H2SO4 प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, नाइट्रिक अम्ल एवं जो गर्म सांद्र H2SO4 होता है वो क्या होते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। अतः ये कॉपर से क्रिया करके इसका ऑक्सीकरण कर देते हैं तथा स्वयं अपचयित हो जाते हैं। ठीक है,
आगे देखिए, कॉपर में Cu से Cu2+ बनने के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा इसकी जल योजन एंथैल्पी द्वारा संतुलित नहीं हो पाती, अतः इसकी क्रियाशीलता कम होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकला कि जो कॉपर है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उसके लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान धनात्मक होता है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी में M2+/M के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ सामान्यतः कम ऋणात्मक होते जाते हैं। देखिए बच्चों, हमने देखा ना ये कि जैसे जैसे हम सारणी में आगे बढ़ते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, भाई इस युग्म के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो क्या होते जाते हैं, कम ऋणात्मक होते जाते हैं, यानी अर्थात बढ़ते हैं। लेकिन मैग्नीज, निकिल तथा जिंक के लिए ई नोट के मान अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज, निकिल और जिंक के लिए जो ई नोट के मान होते हैं वो अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि Mn2+ में, यानी मैग्नीज +2 की बात हो रही है, यहाँ पे इस आयन की बात हो रही है, यानी इसमें अर्धपूरित यानी D5 तथा Zn+2 में पूर्ण पूरित यानी D10 विन्यास अधिक स्थायी होता है। तो देखिए बच्चों, मैग्नीज, निकिल और जिंक की अगर बात की जाए तो इनके लिए जो ई नोट के मान होते हैं वो अपेक्षित मानों से क्या होते हैं, अधिक ऋणात्मक होते हैं। और इसका कारण देखिए, अगर हम Mn+2 की बात करें यानी मैग्नीज +2 की बात करें तो इसके लिए जो विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो D5 होता है, जो कि अर्धपूरित विन्यास होता है। जबकि अगर हम बात करें Zn+2 की, देखिए जिंक +2 के बारे में हम लोग बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 होता है, जो कि क्या होता है, पूर्ण विन्यास। और हमें पता है कि D5 या D10 विन्यास, या जिसे हम बोल सकते हैं अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास, ये अधिक स्थायी होते हैं। क्लियर है यहाँ तक का? आगे देखिए, जबकि निकिल के लिए ई नोट का यह मान इसके उच्चतम ऋणात्मक डेल हाइड्रेशन H नोट, देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे कहा जाता है जल योजन एंथैल्पी। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, डेल और ये HYD और ये H नोट, ठीक है, ये लिखा हुआ है, यानी इसे कहा जाता है जल योजन एंथैल्पी। तो देखिए निकिल के लिए ई नोट का यह मान इसके उच्चतम ऋणात्मक जल योजन एंथैल्पी के कारण होता है। क्लियर है? तो आपको मैग्नीज के बारे में, जिंक के बारे में और निकिल के बारे में समझ में आ गया होगा कि इनके जो इलेक्ट्रोड विभव के मान है वो अधिक ऋणात्मक क्यों होते हैं। और देखिए बच्चों, यहाँ से प्रश्न भी बन सकता है, पूछा जा सकता है कि मैग्नीज, निकिल और जिंक के लिए ई नोट के मान अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक क्यों होते हैं। तो आप इसका आंसर क्या दे के आएंगे, देखिए समझिएगा भी, आप इसका आंसर ये लिख के आएंगे कि भाई Mn2+ में तो क्या होता है, अर्धपूरित विन्यास होता है, Zn+2 में पूर्ण पूरित यानी D10 विन्यास होता है, जो कि दोनों विन्यास कैसे हैं, स्थायी विन्यास। जबकि अगर निकिल के लिए बात की जाए तो निकिल के लिए जो ई नोट का मान होता है वो इसके उच्चतम ऋणात्मक जल योजन एंथैल्पी के कारण होता है, यानी जो निकिल है उसके लिए उच्चतम ऋणात्मक मान का कारण क्या है, इसकी जल योजन एंथैल्पी। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभवों M3+/M2+ में प्रवृत्तियां। अब देखिए बच्चों, अब हम किस युग्म की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे M2+। समझ में आ गया होगा भाई M2+ कैसे बनेगा, भाई संक्रमण धातुओं में से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो बनता है M2+, ठीक है। और अगर इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो ये बदल जाता है M3+, ठीक है। अब हम इस इलेक्ट्रोड युग्म की बात करेंगे, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। अब हम इस इलेक्ट्रोड युग्म के मानक इलेक्ट्रोड विभवों की प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए आगे, इन मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान निम्नलिखित है। तो देखिए बच्चों, इन युग्म की अगर हम लोग बात करें तो इस प्रकार के युग्म के लिए, देखिए इस प्रकार के युग्म के लिए संक्रमण धातुओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान इस सारणी में दिए गए हैं। देखिए बच्चों सारणी को ध्यान से देखिए,
अब देखिए इस सारणी में भी यहाँ पे तो हमें दिए गए हैं तत्व, देखिए समझिएगा, यहाँ दिए गए हैं तत्व और नीचे दिए गए हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये मानक इलेक्ट्रोड विभव वोल्ट में है। और देखिए अब आगे देखिए मान, देखिए इनके टाइटेनियम के लिए मान होता है -0.37 वोल्ट, वैनेडियम के लिए होता है -0.26 वोल्ट, ठीक है। क्रोमियम के लिए होता है -0.41 वोल्ट, मैग्नीज के लिए होता है +1.57 वोल्ट, आयरन के लिए होता है +0.77 वोल्ट और कॉपर के लिए होता है +1.97 वोल्ट। क्लियर है? आगे देखिए, देखिए इस आधार पर संक्रमण तत्वों में M3+/M2+ के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की प्रवृत्ति निम्न प्रकार होती है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। भाई हमें जो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, भाई जो मानक इलेक्ट्रोड विभव हम लोगों ने पढ़े हैं किस युग्म के लिए? इस युग्म के लिए, M+3/M+2 इस इलेक्ट्रोड युग्म के लिए। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इन मानक इलेक्ट्रोड विभव के मानों से क्या निष्कर्ष निकलते हैं। और देखिए बच्चों, अगर ध्यान से आप इस सारणी को देखेंगे तो देखिए टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, इनके लिए तो जो इलेक्ट्रोड विभव के मान जो है वो किस में है? ऋणात्मक फॉर्म में है, ठीक है, ऋणात्मक रूप से है। और जबकि मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट की हम लोग बात करें तो देखिए इनके इलेक्ट्रोड विभव क्या है? धनात्मक है। क्लियर है? तो अब हम इनके निष्कर्षों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए आगे देखिए, इस आधार पर संक्रमण तत्वों में M3+/M2+ के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की प्रवृत्ति निम्न प्रकार होती है। पहला देखिए, स्कैंडियम के लिए ई नोट का निम्न मान। देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्कैंडियम के लिए मान ही नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि स्कैंडियम के लिए मान बहुत ही निम्न होता है। तो देखिए समझिए, स्कैंडियम के लिए ई नोट का निम्न मान Sc+3 यानी स्कैंडियम +3 के स्थायित्व को दर्शाता है, जिसका विन्यास 3d0 अक्रिय गैस के समान होता है। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। अगर हम स्कैंडियम +3 की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी स्कैंडियम में से जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं तो हमें अक्रिय गैस विन्यास यानी 3d0 विन्यास प्राप्त होता है। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा देखिए, जिंक के लिए इसके उच्चतम मान का कारण Zn2+ के स्थायी विन्यास यानी 3d10 में से एक इलेक्ट्रॉन का निकलना है। और देखिए बच्चों, जिंक के लिए इसका क्या मान होता है? उच्चतम मान होता है। और इसका कारण क्या है? भाई अगर Zn+3, मान लीजिए हमें Zn+3 प्राप्त करना है तो Zn+3 कब बनेगा? जब Zn+2 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। देखिए समझने की कोशिश करिए। भाई जिंक+2, जो जिंक+2 आयन है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो हमें प्राप्त होगा जिंक+3। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पता है कि जो Zn+2 होता है उसका विन्यास होता है D10। इसका विन्यास क्या होता है? D10 होता है। यानी ये कैसा विन्यास होता है? स्थायी विन्यास होता है। और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? स्थायी विन्यास में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी हमें Zn+3 प्राप्त होगा। और यही कारण है, देखिए समझिएगा, यही कारण है कि जिंक के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान क्या होता है? उच्चतम होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम जिंक के इस युग्म की बात करें, देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम जिंक के इस युग्म की बात करें तो इस युग्म के लिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो बहुत ही अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तीसरा देखिए, मैग्नीज के लिए ई नोट का अपेक्षाकृत उच्च मान यह दर्शाता है कि Mn2+ यानी 3d5 स्थायी है, जबकि Fe यानी आयरन के लिए ई नोट का अपेक्षाकृत निम्न मान Fe+3 यानी 3d5 के अधिक स्थायित्व को दर्शाता है। और देखिए बच्चों समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर हम Mn की बात करें, मैग्नीज की बात करें तो देखिए मैग्नीज के लिए जो ई नोट का मान है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। हम बात कर रहे हैं Mn+3 Mn+2 इस इलेक्ट्रोड युग्म की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो देखिए मैग्नीज के लिए जो ई नोट निकल के आता है वो उच्च मान निकल के आता है। क्यों निकल के आता है? क्योंकि हमें पता है कि जो Mn+2 होता है इसका विन्यास होता है 3d5, जो कि अर्धपूरित विन्यास और स्थायी विन्यास है। ठीक है, और अगर हम आयरन की बात करें, देखिए जो समझने की कोशिश कीजिए, अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन के इस युग्म के लिए
देखिए आयरन के इस युग्म के लिए, इस इलेक्ट्रोड युग्म के लिए जो इलेक्ट्रॉन विभव निकल के आता है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए, भाई इस युग्म के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव निकल के आता है उसका मान क्या होता है, अपेक्षाकृत निम्न होता है। और देखिए बच्चों इसका कारण क्या है, इसका कारण है Fe+3 में 3d5 विन्यास का होना। क्लियर है? तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि भाई मैग्नीज के लिए ई नोड का अपेक्षाकृत उच्च मान होता है और आयरन के लिए ई नोड का अपेक्षाकृत निम्न मान होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की प्रवृत्तियां। देखिए बच्चों अब हम लोग बात करेंगे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व की प्रवृत्ति के बारे में। तो देखिए ध्यान दीजिए, संक्रमण तत्वों में टाइटेनियम तथा हैलोजन से बने यौगिक जैसे टाइटेनियम हैलाइड एवं वैनेडियम तथा क्रोमियम के फ्लोरीन से बने यौगिकों, जिन्हें फ्लोराइडो बोलते हैं, में ये धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिएगा कि संक्रमण तत्वों में टाइटेनियम तथा इनके हैलोजन से बने यौगिक जैसे टाइटेनियम हैलाइड है या वैनेडियम और क्रोमियम के जो फ्लोराइड है, इनमें क्या होता है, धातु अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। संक्रमण धातुएं ऑक्साइडों में भी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। और देखिए जो संक्रमण धातुएं होती है ना, वो ऑक्साइडों में भी क्या दर्शाती है, अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है। ठीक है, आगे देखिए 3D श्रेणी के तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हैलोजनों की क्रिया से बने हैलाइड निम्नलिखित है। अब देखिए बच्चों जो हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी है यानी जो 3D श्रेणी है, उनके तत्वों से उनके विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कौन कौन से हैलाइड बनते हैं उन पे एक बार हम लोग नजर डाल लेते हैं। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए, इस टेबल को ध्यान से देखिएगा। देखिए इससे आपको ये क्लियर समझ में आ जाएगा कि संक्रमण धातुओं से किस किस प्रकार के हैलाइड बनते हैं और उनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे दी गई है आपको ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, यानी ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में दिया गया है और यहाँ बताया गया है कि कौन से धातु हैलाइडों का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले अगर हम +6 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखिए +6 अवस्था में केवल क्रोमियम का CrF6 केवल ये वाला हैलाइड बनता है। ठीक है, यानी ये वाला फ्लोराइड बनता है CrF6 और ये क्या है, +6 ऑक्सीकरण अवस्था है। क्लियर है? अगर हम +5 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखिए यहाँ पे वैनेडियम और क्रोमियम दोनों ही क्या बनाते हैं, फ्लोराइड बनाते हैं। देखिए VF5 और ये CrF5। क्लियर है? अब हम +4 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखिए यहाँ पे टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज ये चारों ही बनाते हैं। ठीक है, चारों ही क्या बनाते हैं, हैलोजन से क्रिया करते हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए, यहाँ बन गया TiX4, ठीक है, यहाँ बन गया VX4 फर्स्ट। देखिए बच्चों ये फर्स्ट है, अभी हम ध्यान देंगे फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। एक बार आप समझ लीजिए कि यहाँ किस किस तरीके से हैलोजन के साथ क्रिया होती है। तो देखिए ये बन गया VX4 फर्स्ट, ऐसे देखिए ये बन गया CrX4 और ये यहाँ पे फ्लोराइड बन गया MnF4। क्लियर है? इसी तरीके से +3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखिए टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट ये सब क्या कर लेते हैं, हैलाइड बनाते हैं। और देखिए यहाँ पे देखिए TiX3, VX3, CrX3, MnF3 यहाँ फ्लोराइड बन गया, ऐसे FeX3 और COF3। क्लियर है? और देखिए बच्चों अगर +2 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखिए TiX2 थर्ड, VX2, CrX2, MnX2, FeX2, COX2, NiX2, CuX2 सेकेंड और जिंक X2 यानी ZnX2 बनता है। और ऐसे ही अगर हम +1 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो ये बनता है CuX3। क्लियर है? अब देखिए बच्चों यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो आपको यहाँ पे X दिया हुआ है ये क्या है, X1 दिया हुआ है ये क्या है, कहीं पे X2 दिया हुआ है, ये X2 दिया हुआ है ये क्या है, और जो X3 दिया हुआ है ये क्या है। तो एक बार समझ लीजिए। देखिए बच्चों अगर X की बात करें, जहां पे भी आपको X दिखाई दे रहे हैं, ये X है ये X है, तो X का मतलब है फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक, यानी यहाँ पे X रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यानी कहने का मतलब है इन चारों में से कोई सा भी हैलोजन हो सकता है, यानी किसी भी हैलोजन से हैलाइड बन सकते हैं। अगर X1 की बात करें, देखिए बच्चों X1, जैसे यहाँ पे X1 है, देखिए X1 है, X1 का मतलब है फ्लोरीन से ब्रोमीन, यानी यहाँ पे X1 दिखा रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को। क्लियर है? यानी जहां पे भी X1 लिखा हुआ है, देखिए ये X1 है, यहाँ पे X1 है, तो कहने का मतलब है वहां पे कौन कौन सी हैलोजन काम आएगी? फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लियर है? ऐसे ही देखिए जहां पे X सेकंड, देखिए ये X सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब है फ्लोरीन और क्लोरीन, और जहां X थर्ड लिखा हुआ है वहां मतलब है क्लोरीन से आयोडीन, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर है? तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि X का मतलब है यहाँ पे कोई सा भी हैलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। X1 की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और X सेकंड की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, और जो X थर्ड है वो यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। क्लियर है? तो देखिए बच्चों इस तरीके से क्या होता है, हमारे जो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व होते हैं वो हैलाइडों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और आपको समझ में आया होगा कि इन हैलाइडों में इनकी क्या क्या ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ ली +6, +5, +4, +3, +2 और +1, यानी इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए हम लोगों ने हैलाइडों को यहाँ पे समझ लिया है कि कौन कौन से हैलाइडों का निर्माण होता है। ठीक है, और साथ ही हमने ये भी समझा कि कौन कौन से संक्रमण धातुएं कौन कौन से हैलोजन के साथ में क्रिया करती है और हैलाइड का निर्माण करती है। क्लियर है? तो ये जो सारणी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलें आगे, चलिए अब देखिए बच्चों, आगे देखिए, इस सारणी से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अब देखिए बच्चों, जो हमने अभी सारणी पढ़ी है, इस सारणी से उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व के संदर्भ में हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। देखिए पहला देखिए, हैलाइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था TiX4, VF5 तथा CrF6 में होती है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए कि भाई हैलाइडों में जो उच्चतर ऑक्सीकरण अवस्था है वो देखिए कब कब बनती है। एक बार TiX4 यानी जब टाइटेनियम हैलोजन से क्रिया करता है, VF5 यानी जब वैनेडियम फ्लोरीन के साथ क्रिया करता है, और CrF6 में होती है। और देखिए इसे समझ लीजिए, इस टेबल में समझ लीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था के लिए देखिए अगर +6 की बात करें तो +6 के लिए बनता है CrF6। ठीक है, +5 के लिए बात करें देखिए VF5 और CrF5। ठीक है, और +4 के लिए तो इतने सारे हैं। क्लियर है? ये 4 है। देखिए +4 के लिए, यानी कहने का मतलब है कि अगर हम उच्च ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखिए हमें यही प्राप्त होते हैं, यानी ये ही हमें हैलोजन प्राप्त होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, दूसरा देखिए, Mn में +7 अवस्था का कोई सरल हैलाइड नहीं बनता। देखिए बच्चों, अगर हम लोग मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के लिए +7 ऑक्सीकरण अवस्था में कोई भी हैलाइड नहीं बनता है। आगे देखिए, लेकिन MnO3F ज्ञात है। देखिए बच्चों वापस ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नीज में +7 अवस्था में कोई हैलाइड नहीं बनता, सरल हैलाइड नहीं बनता, लेकिन MnO3F हमें ज्ञात है। क्लियर है? और देखिए इसमें भी Mn किस फॉर्म में है? +7 के फॉर्म में। ठीक है, आगे देखिए तीसरा देखिए, मैग्नीज के पश्चात यानी FeX3 तथा COF3 के अतिरिक्त किसी भी धातु के ट्राई हैलाइड नहीं बनते हैं। तो देखिए अगर मैग्नीज की बात करें तो इसके पश्चात आयरन और कोबाल्ट को छोड़ के और किसी भी धातु के ट्राई हैलाइड नहीं बनते हैं। ठीक है, आगे चौथा देखिए, फ्लोरीन द्वारा उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व प्रदान करने के 2 कारण हो सकते हैं। अब देखिए तो यहाँ समझने की कोशिश करिए, भाई फ्लोरीन के द्वारा जो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है उसको स्थायित्व प्रदान करने के यहाँ पे 2 कारण हो सकते हैं। पहला देखिए, उच्च जालक ऊर्जा जैसे COF3 में। ठीक है, और दूसरा कारण हो सकता है उच्च आबंध एंथैल्पी जैसे VF5 CrF6 में। ठीक है, तो देखिए लेकिन फ्लोराइड निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायी होते हैं। तो देखिए जो फ्लोराइड होते हैं ना वो इनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में अस्थायी होते हैं।
आगे देखिए 5वां पॉइंट देखिए, VF5 के अलावा अन्य हैलाइड जल अपघटित होकर ऑक्सो हैलाइड यानी VOX3 बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, जो VF5 है यानी जो वैनेडियम का फ्लोराइड है, उसके अलावा जितने भी हैलाइड होते हैं वो जल अपघटित हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्सो हैलाइड। कैसे, VOX3 बनाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए 6वां पॉइंट देखिए, कॉपर में आयोडाइड के अतिरिक्त सभी Cu सेकेंड हैलाइड ज्ञात है, क्योंकि Cu2+I- को यानी आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। और देखिए अभिक्रिया, देखिए अभिक्रिया क्या है इसकी। देखिए बच्चों, अभिक्रिया किस तरीके से होती है। यह है 2Cu+2, यह है +4I-, ये आपस में अभिक्रिया करेंगे, ये बन गया Cu2I2 और साथ में आयोडीन गैस। ठीक है, I2 बन गई। आगे देखिए CuX, देखिए बच्चों CuX क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। और देखिए इसमें Cu पे तो होता है +1 और X पे होता है -1। अरे भाई जो CuX होते हैं ना, कॉपर तो होता है यहाँ पे +1 के रूप में और X होता है -1 के रूप में। तो देखिए Cu(X) अस्थायी होते हैं क्योंकि जलीय विलयन में Cu+ का असमानुपातन हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे, अतः जलीय विलयन में Cu2+ से अधिक स्थायी होता है क्योंकि Cu+2 की जल योजन एंथैल्पी, देखिए जल योजन एंथैल्पी Cu+ की यानी कॉपर प्लस की तुलना में बहुत अधिक ऋणात्मक होती है, जो कॉपर प्लस से कॉपर +2 बनने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक आयनन एंथैल्पी को आसानी से संतुलित कर देती है। आगे देखिए 3D संक्रमण श्रेणी के धातु भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में भिन्न भिन्न ऑक्साइड बनाते हैं, जिन्हें निम्नलिखित सारणी में दिया जाता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए। भाई यहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, देखिए अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में जो अलग अलग ऑक्साइड बनते हैं। वापस ध्यान दीजिएगा, भाई संक्रमण धातुओं के द्वारा अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था में जो अलग अलग ऑक्साइड बनते हैं उनके बारे में दिया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, ये है हमारे ऑक्साइड, क्या क्या ऑक्साइड बनते हैं, और यहाँ पे दी जा रही है ऑक्सीकरण संख्या, यानी अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या है और अलग अलग ऑक्सीकरण संख्या पर कौन सी संक्रमण धातु से कौन सा ऑक्साइड बन रहा है, इसके ये सारे उदाहरण है वो हमें यहाँ पे दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए। अगर +7 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑक्साइड है, Mn2O7। ऐसे देखिए +6 के लिए देखिए CrO3, +5 के लिए देखिए V2O5। क्लियर है? और इसी तरीके से देखिए ये +4 के लिए दिखाए गए हैं ऑक्साइड, ये +3 के लिए, ये +2 के लिए, देखिए सारे +2 वाले हैं ये ऑक्साइड। और अगर हम +1 ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो इसमें एक ही उदाहरण है Cu2O। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए इस सारणी से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। अब देखिए जो ये सारणी है ना, इससे भी हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो देखिए पहला देखिए, संक्रमण तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ऑक्साइडों में भी होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने इनके हैलाइडों या फ्लोराइडों के बारे में पढ़ा, उसी तरीके से देखिए ऑक्साइडों में भी इनकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था का क्या होता है, स्थायित्व होता है। आगे देखिए, ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था उस तत्व की वर्ग संख्या के समान होती है। जैसे देखिए Sc2O3 से Mn2O7, अगर हम इसकी बात करें तो वर्ग 3 से 7 तक, यानी कहने का मतलब है कि भाई यहाँ पर जो ऑक्साइडों में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो उस तत्व की वर्ग संख्या के समान होती है। तो देखिए समझने की कोशिश करिए। अगर हम Sc2O3 की बात करें तो देखिए इसमें स्कैंडियम +3 अवस्था में है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम Mn2O7 की बात करें तो देखिए यहाँ पे जो Mn है, देखिए बच्चों जो यहाँ पर Mn है वो +7 अवस्था में है। क्लियर है? यानी यहाँ पे स्कैंडियम +3 फॉर्म में और ये यहाँ पे +7 फॉर्म में। और देखिए ये +3 क्या प्रदर्शित कर रही है, इसके तीसरे वर्ग को। यहाँ +7 क्या प्रदर्शित कर रही है, इसके 7वें वर्ग को। यानी कहने का मतलब है कि आवर्त सारणी में ये तो आता है तीसरे वर्ग में और ये आता है 7वें वर्ग में। क्लियर है? आगे देखिए,
तीसरा देखिए, वर्ग 7 के पश्चात आयरन के लिए Fe2O3 से उच्च ऑक्साइड ज्ञात नहीं है, लेकिन यह क्षारीय माध्यम में फेरेट, देखिए FeO4 और इसके ऊपर आवेश है 2-, यानी ये संकुल, फेरेट संकुल, यानी ये आयन Fe6 बनाता है। यानी यहाँ पे जो आयरन है वो किस फॉर्म में है, +6 के रूप में, ठीक है। किंतु यह तुरंत Fe2O3 तथा O2 में विघटित हो जाता है। आगे देखिए चौथा, ऑक्साइड के अलावा वैनेडियम तथा टाइटेनियम के स्थायी ऑक्सो कैटायन जैसे VO2+, VO2+ तथा TiO2+ भी बनते हैं। और देखिए बच्चों, इन ऑक्सो कैटायन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें वैनेडियम +5 अवस्था में है, इसमें वैनेडियम +4 और इसमें टाइटेनियम +4 अवस्था में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, पांचवा देखिए, फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन इन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। जैसे मैग्नीज का उच्चतम फ्लोराइड MnF4, यानी जिसमें मैग्नीज +4 अवस्था में है, होता है, जबकि इसका उच्चतम ऑक्साइड Mn2O7 जिसमें मैग्नीज +7 में है, होता है। ऐसा ऑक्सीजन द्वारा धातु के साथ बहुबंध बनाने की क्षमता के कारण होता है। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए समझने की कोशिश करिए। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो देखिए मैग्नीज का जो उच्चतम फ्लोराइड है वो होता है MnF4, ठीक है। और इसके उच्चतम ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड होता है Mn2O7। तो देखिए बच्चों, इसमें मैग्नीज होता है +4 अवस्था में और इसमें मैग्नीज होता है +7 अवस्था में। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन द्वारा धातु के साथ बहुबंध बनाया जाता है और इसी कारण से देखिए फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं को अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। देखिए बच्चों, प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन उच्च ऑक्सीकरण अवस्था को किस प्रकार स्थायित्व प्रदान करती है, उदाहरण दीजिए। तो देखिए बच्चों, आप यहाँ पे मैग्नीज का उदाहरण देके आएंगे कि MnF4 यानी इस फ्लोराइड में मैग्नीज +4 अवस्था में होता है और Mn2O7 इस ऑक्साइड में मैग्नीज +7 फॉर्म में होता है, यानी +7 अवस्था में होता है। और देखिए इसमें अधिक स्थायित्व क्यों होता है? इसका कारण है ऑक्सीजन द्वारा धातु के साथ बहुबंध बनाया जाता है। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे देखिए, छठा देखिए, Mn2O7 में प्रत्येक मैग्नीज परमाणु चतुष्फलकीय रूप से 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा होता है। अब देखिए समझ लीजिए भाई Mn2O7 में क्या होता है, प्रत्येक मैग्नीज परमाणु चतुष्फलकीय रूप से 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से घिरा होता है तथा इसमें एक MnO-Mn देखिए इस प्रकार का सेतुबंध भी पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, V5 क्रोमियम 6 मैग्नीज 5 मैग्नीज 6 तथा मैग्नीज 7 के लिए चतुष्फलकीय आयन MO और देखिए ब्रैकेट के बाहर आवेश देखिए इस पूरे पे N- भी बनता है। तो देखिए बच्चों, जो हमें ये दिए गए हैं धातुएं, यानी वैनेडियम की 5, क्रोमियम की 6, मैग्नीज की 5, मैग्नीज की 6 और मैग्नीज की 7, यानी इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए इस प्रकार से चतुष्फलकीय आयन भी बनता है। क्लियर है? समझ में आया आपको ये? चलिए आगे देखिए। अब देखिए रासायनिक अभिक्रियाशीलता तथा इनोट के मान। तो देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाशीलता और इनोट जो मान है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए बच्चों, देखिए संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता इनोट मानों पर निर्भर करती है। इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव मानों से यह ज्ञात होता है कि, और देखिए बच्चों इनके जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो हम पढ़ के आए हुए हैं। देखिए समझने की कोशिश करिए, हम लोग M+2/M और M+3/M+2 यानी इन दोनों युग्मों के लिए, इन दोनों इलेक्ट्रोड युग्मों के लिए हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभवों को भी पढ़ के आए हुए हैं। अभी हमने पढ़ा है पिछली स्लाइड्स में। तो देखिए इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव मानों से यह ज्ञात होता है कि संक्रमण धातुओं की क्रियाशीलता में बहुत ही ज्यादा भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए,
कुछ धातुएं अधिक विद्युत धनी होती है तथा खनिज अम्लों में विलय होती है, जबकि कुछ धातुएं कम क्रियाशील यानी उत्कृष्ट होती है तथा सामान्य अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती। और ये हमने पढ़ा था ना कॉपर के बारे में, हमने कॉपर के बारे में पढ़ा भी था। तो क्या निष्कर्ष निकला, देखिए समझिए भाई, कुछ धातुएं तो अधिक विद्युत धनी होती है तथा खनिज अम्लों में विलय होती है, जबकि कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती है, ठीक है, यानी उत्कृष्ट होती है तथा सामान्य अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती। आगे देखिए, कॉपर के अलावा प्रथम संक्रमण श्रेणी की अन्य धातुएं अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील होती है। हमने पढ़ा है इसके बारे में भाई, कॉपर के अलावा जो हमारी प्रथम संक्रमण श्रेणी है उनकी अन्य धातुएं अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील होती है, जो 1MH+ आयनों द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती है। आगे देखिए बच्चों, यद्यपि इन धातुओं की हाइड्रोजन आयन यानी H+ जो कि ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है, तो देखिए यद्यपि इन धातुओं की हाइड्रोजन आयन यानी H+ से अभिक्रिया करने के वेग में कभी कभी कमी आ जाती है। और उदाहरण देखिए, जैसे देखिए कक्ष ताप पर टाइटेनियम एवं वैनेडियम तनु ऑक्सीकारक अम्लों के प्रति निष्क्रिय होती है, ठीक है। आगे देखिए, M2+/M के ई नोट के मान से ज्ञात होता है कि 3D श्रेणी में द्विसंयोजी धनायन बनाने की प्रवृत्ति घटती है। देखिए हमने पढ़ा था ना भाई, M2+/M के लिए हम लोगों ने ई नोट के मान देखे थे, और उस ई नोट के मान से क्या ज्ञात होता है कि जो 3D श्रेणी होती है ना उसमें द्विसंयोजी धनायन, देखिए द्विसंयोजी धनायन की बात हो रही है, तो द्विसंयोजी धनायन बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है, ठीक है बच्चों। आगे, इन तत्वों के ई नोट के कम ऋणात्मक मानों की ओर जाने की प्रवृत्ति का कारण प्रथम एवं द्वितीय आयनन एंथैल्पी के योग में वृद्धि है। और देखिए इसका कारण देख लीजिए भाई, इन तत्वों के जो ई नोट है, तो ई नोट के कम ऋणात्मक मानों की ओर जाने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है, इनकी प्रथम एवं द्वितीय आयनन एंथैल्पी के योग में वृद्धि, ठीक है। आगे देखिए, मैग्नीज, जिंक तथा निकिल के ई नोट मान अपेक्षाकृत अधिक ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि Mn+2 में, देखिए समझिए, Mn+2 में अर्धपूरित डी उपकोष यानी 3D5 तथा Zn+2 में पूर्ण पूरित डी उपकोष यानी 3D10 पाया जाता है, तथा Ni+2 की जल योजन एंथैल्पी उच्चतम ऋणात्मक होती है। और देखिए इसके बारे में हम लोगों ने अभी पिछली स्लाइड्स में अध्ययन भी किया है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, M3+/M2+, यानी अब हम इसकी बात कर रहे हैं इस रेडॉक्स युग्म की। तो देखिए इस रेडॉक्स युग्म के लिए ई नोट मानों से स्पष्ट है कि Mn3+ तथा CO3+ आयन जलीय विलयन में प्रबलतम ऑक्सीकारक है, तथा Ti2+, V2+ एवं Cr2+ आयन प्रबल अपचायक है। क्लियर है, तथा ये तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो देखिए अभिक्रिया देखिए बच्चों, देखिए क्रोमियम की अभिक्रिया देखिए, देखिए ये क्रोमियम आयन है 2Cr2+, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हो रही है 2H+ के साथ में, और ये किस में बदल गया, 2Cr3+ में, और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, मुक्त हो गई। क्लियर है, तो देखा आपने यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जो Cr2+ है भाई, जो Cr2+ है उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, Cr3+ में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए चुंबकीय गुण, देखिए बच्चों अब हम लोग जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनके एक मुख्य गुण का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है चुंबकीय गुण। तो देखिए बच्चों ध्यान पूर्वक सुनना, देखिए पदार्थों में चुंबकीय गुण मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। देखिए बच्चों ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं भाई, पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण का कारण क्या होता है, उस पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। क्लियर है, तो देखिए
पदार्थों में चुंबकीय गुण मुख्यतः इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है तथा इलेक्ट्रॉन स्वयं एक बहुत छोटे चुंबक के समान कार्य करता है। किसी पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर कई प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, लेकिन इनमें से निम्नलिखित गुण मुख्य होते हैं। तो देखिए, पहला गुण देखिए प्रतिचुंबकत्व, दूसरा देखिए अनुचुंबकत्व और तीसरा देखिए लोह चुंबकत्व। देखिए बच्चों, आगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं। देखिए बच्चों, अंतर समझ लीजिए भाई। प्रतिचुंबकत्व दर्शाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो कि लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, जबकि अनुचुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ऐसे पदार्थ जो कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। वास्तव में लोह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व का ही अधिकतम रूप है। पदार्थों में चुंबकीय गुणों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गति है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिए भाई। पदार्थ में चुंबकीय गुणों के उत्पन्न होने का मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉनों की गति, और इलेक्ट्रॉनों की दो प्रकार की गति होती है, कक्षीय गति और चक्रण गति। ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं भाई। कक्षीय गति का मतलब है ऑर्बिटल मोशन और चक्रण गति का मतलब है स्पिन मोशन। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए भाई। कक्षीय गति का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है भाई, जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कक्षा में क्या करते हैं, गति करते हैं, यानी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और चक्रण गति का मतलब है कि वो अपनी स्पिन पर यानी अपनी दूरी पर भी स्पिन करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि अपनी स्थिति पर भी वो क्या करते हैं, चक्रण करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अतः किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कक्षीय कोणीय संवेग तथा चक्रण कोणीय संवेग के सम्मिलित प्रभाव के कारण होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है, एक होती है कक्षीय गति और एक होती है चक्रण गति। भाई हमने पढ़ा ना, दो प्रकार की गति होती है, कक्षीय गति और चक्रण गति। तो देखिए, कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है कक्षीय कोणीय संवेग, और चक्रण गति के कारण उत्पन्न होता है चक्रण कोणीय संवेग, और इन दोनों के कारण ही किसी पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। ठीक है, आगे देखिए। संक्रमण तत्वों में n-1d उपकोष के इलेक्ट्रॉन सतह पर ही स्थित होते हैं, अतः ये भारी वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, आगे। इस कारण इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति बहुत सीमित हो जाती है तथा कक्षीय कोणीय संवेग का योगदान अधिक प्रभावी नहीं रहता। देखिए बच्चों, समझिए इस पॉइंट को भाई। संक्रमण तत्वों में क्या होता है, n-1d उपकोष के इलेक्ट्रॉन सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, अतः ये भारी वातावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, और इस कारण इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति बहुत सीमित हो जाती है तथा कक्षीय कोणीय संवेग का योगदान अधिक प्रभावी नहीं होता, इसलिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। अतः चुंबकीय आघूर्ण का मान केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया गया है तथा इसे चक्रण मात्र यानी स्पिन ऑनली सूत्र कहते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है जिसे चक्रण मात्र सूत्र कहा जाता है। और देखिए, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर, देखिए सूत्र को देखिए, क्या है ये सूत्र। देखिए बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n और ये ब्रैकेट में है n+2। देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। देखिए, स्पिन ऑनली फॉर्मूला कहा जाता है इसे। और देखिए यहाँ पे n, ये स्मॉल n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। आगे देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेटोन, जिसे Bm, कैपिटल B कैपिटल M इससे दर्शाते हैं, होता है। तो देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेटोन। क्लियर है? आगे देखिए।
और देखिए 1 BM, देखिए 1 बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है, देखिए बच्चों 1 बोर मैग्नेटॉन बराबर होता है EH/4 पाई mc के। और देखिए यहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, H क्या है, प्लांक स्थिरांक, स्मॉल m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तथा C क्या है, प्रकाश का वेग। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, जो ये हमारा बोर मैग्नेटॉन है, देखिए 1 BM यानी 1 बोर मैग्नेटॉन, ये बराबर होता है EH/4 पाई mc के। ठीक है, चलिए आगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बढ़ता है। देखिए बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए भाई, जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। अतः प्रेक्षित चुंबकीय आघूर्ण मानों से परमाणुओं, अणुओं या आयनों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संकेत प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, आपको ये चुंबकीय गुण समझ में आया होगा। और देखिए म्यू बराबर √n+2, ठीक है, वापस देखिए म्यू बराबर √n और ब्रैकेट में है n+2, n यहाँ पे है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और देखिए इस सूत्र के द्वारा हम लोग जो संक्रमण धातुएं हैं उनके लिए चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बढ़ता जाता है। क्लियर है? आया समझ में आपको? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने डी ब्लॉक के तत्वों के कुछ गुणों का यहाँ पे अध्ययन किया। तो इन गुणों के बारे में आप बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए। और देखिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं और चुंबकीय गुणों के बारे में भी पूछा जाता है। और देखिए अब इनके कुछ अन्य गुणों का अध्ययन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।